हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 69th बीपीएससी 38th ऑफ सितंबर को पूरा हो चुका है और अभी यूट्यूब पे सारे चैनल्स पे पेपर का एनालिसिस चल रहा है और उस बेसिस पे अगर आप अपना मार्क्स देखें तो मार्क्स काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि इस बार फिर से बीपीएससी ने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू टफ लेवल के सेट किए थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 69th बीपीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए। इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि आने वाले 70th बीपीएससी में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 69th बीपीएससी का जो कट ऑफ है उसके एनालिसिस से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं ताकि आपको कट ऑफ समझने में काफ़ी आसानी हो। यहाँ देखिए, ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये 30th ऑफ सितंबर को हुआ। टोटल सीट जो है वो 475 थी। टोटल फॉर्म फिलअप जो हुआ वो 2,74,500 अप्रॉक्स के लगभग, जैसा कि न्यूज़पेपर में अभी आ रहा है। टोटल स्टूडेंट शामिल कितने हुए तो सिर्फ 65 से लेके 67% स्टूडेंट ही शामिल थे। नंबर वाइज देखें तो 1,80,000 के लगभग अप्रॉक्स में स्टूडेंट शामिल हुए थे एग्जाम में। इस बार नेगेटिव मार्किंग थी जो कि 68th में भी थी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी और क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का था। अगर हम दो सब्जेक्ट को छोड़ दे तो यहाँ पे पॉलिटी का जो क्वेश्चंस था उसे हम इजी बोल सकते हैं और इसके साथ में हिस्ट्री के भी काफ़ी सवाल इजी टू मॉडरेट थे। कुछ सवाल दो दो तीन सवाल ऐसे थे जो थोड़े टफ थे। इसके अलावा पेपर को देखा जाए तो पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था। अच्छा, दूसरी बात हम बात करें कि ये जो टोटल सीट 475 आया था इसमें एसडीएम का तो पोस्ट था ही नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी बात ये है कि जब एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट आता है तो आपको एग्ज़ाम में यूपीएससी में जो पीटी पास किए रहते हैं या फिर बीपीएससी में जो मेंस पास किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उन सब से भी आपका कंपटीशन होता है, क्योंकि उन्हें मेनली एसडीएम और डिप्यूटी एसपी का पोस्ट को लेना रहता है। लेकिन इस बार बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसने फॉर्म फिलअप किया होगा उस कैटेगरी के स्टूडेंट में। तो वो तो ऐसे ही बाहर हो गए इस एग्ज़ाम से। एक ये भी रीज़न है जो हमारे कट ऑफ को इफ़ेक्ट करेगी। तो देखिए, सिंपल सी बात है, वन लाइनर पढ़ने वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो अब संभल जाएं तो बेहतर है। अगर यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा ऐसा चैनल्स देखा है जिसमें ऐसा वीडियो रहता है, 3 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, 4 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। ये मतलब इतना कम समय में 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो में एक मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होना संभव है? तो वो संभव तो है नहीं। तो अगर आप डिपेंड थे उन सब चैनल्स के भरोसे कि 3 घंटे 4 घंटे में आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो कि इतना बड़ा है उसे 3 से 4 घंटे में कैसे कंप्लीट करवाया जा सकता है। तो अगर इन सब के भरोसे आपने एग्जाम दिया तो अभी भी समय है कि आप संभल जाओ, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको बहुत ही डीप स्टडी करना होगा। और वन लाइनर करंट अफेयर तो पढ़े ही नहीं। करंट अफेयर पढ़ना है, सवाल के अंदर तक घुस के आप क्वेश्चन को पढ़ें और जितना सवाल पॉसिबल सवाल बन सकता है खुद से बनाएं और उसके बाद ही करंट अफेयर्स को तैयार करें। सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे गए। तो यहाँ पॉलिटी में 13 क्वेश्चंस थे जो इजी लेवल का ही था। हिस्ट्री से टोटल आए थे 36 क्वेश्चन। सीए यानी कि करंट अफेयर से 36 क्वेश्चंस पूछा गया था। साइंस से भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि लगभग हर साल 30 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो साइंस भी अब काफी टफ लेवल में जाके पूछ रहा है। मैथ्स प्लस रीजनिंग था टोटल 10 मार्क्स का। मैथ्स प्लस रीजनिंग टोटल 10 मार्क्स का। ज्योग्राफी 19 मार्क्स और इकोनॉमिक्स काफी टफ पूछा गया था। इकोनॉमिक्स को हम टफ लेवल के सवालों में ले सकते हैं इसे तो ओवरऑल ये था कि किस सेक्शन से किस किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जाम आपका कितने आवर्स का होता है, 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स में आपके पास सवाल है 150।
लेकिन ये जो जितने भी सवाल पूछे गए थे उसमें 70% सवाल ऐसे थे जो टाइम टेकिंग हो, जिसमें समय लग रहा हो। एक तो एग्जाम का प्रेशर, यहाँ पर आप एक चीज समझिए, जो सेट सी वाले हैं, सेट सी जिनका था, तो उसके स्टार्टिंग में ही पॉलिटी के इजी इजी सवाल पूछे गए थे, तो वहां तो उनका कॉन्फिडेंस फिर भी कुछ हद तक बना हुआ होगा। लेकिन जो सेट ए और डी वाले हैं, उनके स्टार्टिंग में ही साइंस के सवाल पूछे गए थे, तो वो उसी जगह पे उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया होगा। तो एग्जाम से निकलने के बाद कोई भी पेपर ऐसे ही इजी नजर आता है, बट वो जो एग्जाम का प्रेशर होता है 2 घंटे का, जहां आपकी घड़ी टिक टिक बजती रहती है, और आपका एक बार नज़र वॉच पे होता है और एक बार नज़र आपके ओएमआर सीट पर होता है। तो इस प्रेशर के साथ और इतने सारे कंसेप्चुअल बेस्ड सवालों को सॉल्व करना अपने आप में बहुत ही टफ काम है। तो अभी जितने भी यूट्यूब चैनल्स आपको एनालिसिस बता रहे हैं, और उस हिसाब से आपको जितना भी मार्क्स आ रहा है, ये तो आप सब जानते हैं कि जब आयोग का एक्चुअल आंसर की प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके जितने भी मार्क्स हैं उसमें से 6 से 7 मार्क्स तो ऐसे ही लेस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए। तो देखिए, ये जो कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 82 से लेकर 88 तक आपका कट ऑफ जाए। फीमेल की बात करें तो 76 प्लस माइनस 1 2 ले लें, और इसी के हिसाब से बाकी ईसी ओबीसी इन सब का, एससी एसटी इन सब का आप देख लें। ऐसे स्टूडेंट्स जो 82 से 88 के बीच में हैं, वो मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अतुल प्रसाद ने कहा था कि वो मेंस का एग्जाम इस वर्ष के लास्ट तक ले लेंगे। तो आपके पास ले देकर समय ज़्यादा बचा नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पीटी के साथ मेंस का तैयारी किया होगा, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब भी आप किसी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो प्रिपरेशन हॉलिस्टिक होना चाहिए। हॉलिस्टिक का मतलब आप साथ साथ प्रिपरेशन करें, आप सिर्फ पीटी का प्रिपरेशन ना करें, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन केवल ना करके आप उसके साथ में मेंस का भी प्रिपरेशन करें। इससे क्या है कि आपका दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन साथ साथ होगा, और काफ़ी अच्छा भी रहेगा, क्योंकि अभी जो है सवाल जो पूछे जा रहे हैं, अब बीपीएससी उतर आई है किस चीज़ पर, तो अब वो यूपीएससी लेवल का सवाल पूछ रही है। तो वो स्टूडेंट्स जो वन वन लाइनर के भरोसे पढ़ रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भरोसे पढ़ रहे थे, तो अब ये स्ट्रैटेजी तो उनको चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली हम किसी भी एग्जाम में एक सवाल कैसे पूछे जाएंगे, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता करते हैं। लेकिन अब ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कम्प्लीटली यूजलेस हो चुका है, क्योंकि पिछले साल से ही आयोग ने क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजेस किया है, और इस बार तो और भी ज़्यादा चेंजेस किया है, तो लगातार चेंजेस करती आ ही रही है। और यहाँ पर देखिए, अगर 88 से ज़्यादा आपका कट ऑफ जाने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस बार सवाल काफ़ी टफ लेवल के थे। तो 88 89 से ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगा नहीं। इस बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का आ रहा है, वो मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएं बिना कुछ और सोचे। बाकी आप आयोग का आंसर की आने दें, क्योंकि फिलहाल अभी जितना भी आपका कट ऑफ आ रहा है यूट्यूब के एनालिसिस के बेसिस पर, तो उस हिसाब से आपका 4-5 मार्क्स तो कोई इसमें डाउट नहीं कि वो लेस होने ही वाला है। और इस बार क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेस नहीं होगा आपका। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब तो 69 बीपीएससी तो आपका हो गया। 70th बीपीएससी जो जो देने वाले हैं, वो क्या करें? अब जब उन्होंने समझ लिया है कि अब बीपीएससी इस तरह के सवाल पूछ रही है, तो अब आने वाले समय में स्टूडेंट्स क्या करें कि उनका 70th बीपीएससी पास करने में हेल्पफुल हो। क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है, हम इसे बहुत ही ब्रीफली समझते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर को वन लाइनर आज तक पढ़ रहे थे, वो अब इसे पढ़ना छोड़ दें। अब उन्हें डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बता दूं, जो कि मेरे मुझे लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सबसे पहली बात, आप करंट अफेयर्स को किसी भी एक चैनल से ना लिखें, बल्कि 2 से 3 चैनल के कंटेंट को आप नोट डाउन करें। जब भी चैनल्स में
उस करंट अफेयर से संबंधित डिटेल बताया जाता है, तो उस डिटेल को भी आप नोट डाउन करें और याद करें। और अगर कोई ऐसा चैनल है जो डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं बताता, तो उस संबंधित टॉपिक को आप गूगल करके आप उसके सारे डिटेल्स को निकाल लें। लेकिन जितने भी टॉपिक से करंट अफेयर्स में सवाल पूछे जाते हैं, उसके एक एक टॉपिक को आप डीप में पढ़ाई करें। अच्छा, मेन जो हमारा जीएस सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज का, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ें, बेस बुक जो है। अगर कोई 6 to 10 तक के क्लास का नहीं पढ़ना चाहता है, तो 6 to 10 क्लास के ही पूरे सिलेबस को 11th और 12th के एनसीईआरटी में दिया रहता है। तो अगर आपके पास समय कम है, तो आप क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। उसके बाद आप हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम किताब पढ़ाई कर लें, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो किताब है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बुक है ये। तो एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम और उसके बाद घटना चक्र, अगर 3 बुक से कवर किया जाए, तो आपका हिस्ट्री में सवाल छूटने का चांसेस बहुत ही कम होगा। क्योंकि अब जो है, अब आयोग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल पूछ रही है। तो ये जो बुक्स हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को, संबंधित टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियर करेगा। इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स नॉर्मली करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो है स्टैटिक में भी टफ लेवल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको अब स्टैटिक क्वेश्चंस को पे भी ध्यान देना होगा, थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। पहले स्टूडेंट्स ऐसा सोचते थे कि चलो 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हमने पढ़ाई कर ली तो हमारा बीपीएससी में बेड़ा पार हो जाएगा। बट अब बेड़ा पार आपका नहीं होगा, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स के सवाल भी आपको करने होंगे, क्योंकि हर सेक्शन से सवाल जो है वो टफ लेवल के पूछे जा रहे हैं। और वैसे भी आपको जो 10 मार्क्स के मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, उसे भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स के ही, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ही है, फिर भी उसे मैथमेटिक्स आना चाहिए। एटलीस्ट अगर वो यूपीएससी पीसीएस जैसे इतने बड़े पद के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन्हें उतनी मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए। तो आप उस पे भी ध्यान दें। ज़्यादा नहीं, एवरीडे आप 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो चौथे पॉइंट में मैंने बताया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अब क्या करना है, बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो है, ये देखकर ये एनालाइज नहीं करना है कि अब यही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अब पैटर्न 2 साल से बदल चुका है। तो ये जो बदला हुआ पैटर्न है, ये किस लेवल का है, ये सब जान रहे हैं, यूपीएससी लेवल का है। तो आप यूपीएससी के लास्ट जितने भी ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, उसे सॉल्व करें और उसके हिसाब से देखें कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कितनी गहराई में जाकर एग्जामिनर यूपीएससी में सवाल पूछ रहा है। और इस यूपीएससी के साथ साथ आप यूपी पीसीएस, जो कि यूपीएससी को ही फॉलो कर रही है, इसके भी यूपीएससी स्पेशल क्वेश्चंस को छोड़कर उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, स्पेशली जनरल स्टडीज से संबंधित सवालों को। तो जब आप इन दोनों यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, तो आप काफ़ी अच्छे स्थिति में रहेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम देने से पहले। क्योंकि अब बीपीएससी जो है, ये इसी पैटर्न पे सवाल पूछ रही है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफली मैंने बताया कि 70th बीपीएससी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो जो स्टूडेंट उस चैनल पे डिपेंड थे, जो ये बोलती है 3 घंटे में संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, 2 घंटे में कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट, तो इस तरह के वीडियो के भरोसे आप 2 घंटे में, अगर 2 घंटे में 4 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता, तो साल साल 3 3 साल 4 4 साल किसी को यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम क्लियर करने में नहीं लगता। तो इस भरोसे में ना रहें, खुद से ही मेन बुक्स पढ़ें, और जो टॉपिक समझ में ना आए तब आप उसे यूट्यूब पे देखें। तो ये था ओवरऑल ये वीडियो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए और 70th बीपीएससी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप सभी को बहुत सारे बेस्ट विशेस कि आपका आयोग का आंसर की आने के बाद भी आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स लेस ना हो।
देखते हैं कि आंसर की आने के बाद लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, और अभी एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म ही हुआ है, आप लगातार पढ़ाई कर रहे थे तो थोड़ा रिलैक्स करें, 1-2 दिन रिलैक्स करें, माइंड को रेस्ट दें, क्योंकि फिर तो आपको पढ़ाई में लगना ही है, जब तक सफलता हाथ ना लग जाए।